हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के सभी बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी जाति या धर्म के बारे में अनुचित या आपत्तिजनक टिप्पणी करने से पूरी तरह बचें। यह निर्देश लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया, जहां सरकार ने प्रशासनिक मर्यादा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की नीति सबका सम्मान और समरसता बनाए रखने की है, इसलिए किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा और व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी समाज में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए ऐसी घटनाओं से पूरी तरह बचने की जरूरत है। सरकार ने अधिकारियों और पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में ऐसी शिकायतें सामने आएं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तथाकथित बाबा जड़ी बूटियों के सहारे एक गंभीर मरीज को ठीक करने का दावा करते हुए अस्पताल के बाहर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि यह मामला हरीश राणा नाम के मरीज से जुड़ा है, जिनके इलाज को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी। बाबा अपने साथ कई तरह की जड़ी बूटियां और देसी उपचार की सामग्री लेकर अस्पताल पहुंचा और दावा किया कि वो मरीज को ठीक कर सकता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस तरह के इलाज की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण बाबा को अस्पताल के गेट के बाहर ही रुकना पड़ा। करीब 6 घंटे तक वो अस्पताल के गेट पर इंतजार करता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और मरीज का इलाज मेडिकल टीम की निगरानी में ही जारी रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबार से जुड़े एक बड़े व्यापारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की लंबी कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। आयकर विभाग की टीम ने व्यापारी के कई ठिकानों पर लगातार लगभग 62 घंटे तक छापेमारी की और दस्तावेजों तथा लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की। इस दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कागजात और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि व्यापार से जुड़ी आय और कर भुगतान में कुछ बड़ी अनियमितताओं की आशंका हो सकती है, इसलिए कार्रवाई को लंबा खींचना पड़ा। फिलहाल विभाग द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद तय की जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में इन दिनों गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे ब्राजील की रिकॉर्ड आपूर्ति को बड़ा कारण माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में से एक ब्राजील ने इस बार बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है, जिससे वैश्विक बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें घटने का असर कई देशों के बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में स्थिति थोड़ी अलग बनी हुई है। भारत में चीनी के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं, क्योंकि घरेलू मांग, निर्यात नीति और सरकारी नियंत्रण जैसी कई नीतियां कीमतों को संतुलित बनाए रखती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय तक सस्ती आपूर्ति जारी रहती है तो भविष्य में इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मेयर विनोद अग्रवाल ने पार्टी नेतृत्व को एक पत्र लिखकर प्रशासनिक कार्रवाई पर चिंता जताई है। ये पत्र उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भेजा है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मेयर का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कुछ कार्रवाइयों में उचित संवाद और संतुलन की कमी देखने को मिली, जिससे जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच असहज स्थिति बन सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी कार्रवाई से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा और जानकारी साझा करना जरूरी होना चाहिए। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और पार्टी स्तर पर इस पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ी पहल देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को लखनऊ में करीब 90,000 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है, जहां एक क्लिक के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के अनुसार पहली किस्त के रूप में करीब 1 लाख रुपए की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खातों में जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से हजारों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। और वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर जगलाटकी सुरक्षित रूप से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल आया है। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था, जब उसी क्षेत्र में हमले की घटनाएं सामने आई थी। जानकारी के अनुसार जहाज में करीब 80,800 टन मुर्बन कच्चा तेल लदा हुआ है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हमले की स्थिति के बावजूद जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित बताए गए हैं। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रिश्वत लेने के आरोप में एक लिपिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है,
जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी पर काम कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची। मामले की जानकारी मिलते ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश में छोटे व्यापारियों और फूड बिजनेस चलाने वालों को सरकार की ओर से एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से खाद्य लाइसेंस से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे, जिससे कारोबारियों को कई प्रक्रियाओं में आसानी होगी। इन नए नियमों के लागू होने के बाद लाइसेंस से जुड़ी औपचारिकताएं पहले की तुलना में सरल और तेज हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे छोटे होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल चलाने वाले कारोबारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग का मानना है कि इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के साथ संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इन अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों और अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति और गठबंधन से जुड़े फैसले सही समय पर ही लिए जाएंगे। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। और एक और बड़ा अपडेट, देश की बड़ी ऊर्जा कंपनी अदानी टोटल गैस ने औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत देते हुए गैस की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मिलने वाली पाइप नेचुरल गैस की दरों को कम किया गया है, जिससे कई उद्योगों की उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से ऊर्जा लागत बढ़ने के कारण उद्योग जगत लगातार राहत की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में आई नरमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस कटौती से खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और छोटे मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत मिल सकती है और उत्पादन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। और वहीं मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने पहली बार अपने अत्याधुनिक SEJJIL-2 मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है, जिससे वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिसाइल अत्यधिक तेज और दिशा बदलने में सक्षम है, इसलिए इसे रडार से बचने वाली तकनीक से लैस बताया जा रहा है। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल उसकी रणनीतिक सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए विकसित की गई है। पश्चिम एशिया में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस नए हथियार के इस्तेमाल के दावे ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीक से लैस मिसाइलें क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत बड़ा अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी के साथ साथ उद्यमिता की दिशा में भी प्रोत्साहित किया जाए। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि इस पहल से हजारों युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले भारतीय रेलवे की खानपान सेवा संभालने वाली संस्था IRCTC ने यात्रियों को मिलने वाले भोजन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार LPG गैस की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए अब कई बेस किचन में फ्लैमलेस कुकिंग यानी इंडक्शन सिस्टम अपनाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में बिना खुली आग के बिजली से चलने वाले उपकरणों पर भोजन तैयार किया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे खाना बनाने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगी। साथ ही ऊर्जा के बेहतर उपयोग और रसोई में दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने में भी यह कदम मददगार साबित हो सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को गद्दार नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर सवाल जरूर उठते हैं। ये बयान उस समय आया है जब प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी पहले भी कई बार चर्चा का विषय बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान आने वाले समय में प्रदेश की राजनीतिक बहस को और तेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई नियमावली के मुताबिक अगर कोई चालक बुकिंग स्वीकार करने के बाद बिना किसी उचित कारण के राइड कैंसिल करता है, तो उसके किराए में से करीब 10% तक की कटौती की जा सकती है। परिवहन विभाग ने इसके लिए मोटरयान एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता नियमावली 2026 का प्रस्ताव जारी किया है। सरकार का उद्देश्य है कि टैक्सी सेवाओं में मनमानी खत्म हो और यात्रियों को समय पर और भरोसेमंद सेवा मिल सके। इसके साथ ही कंपनियों के लिए लाइसेंस, ड्राइवर वेरिफिकेशन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी अनिवार्य किए जाएंगे। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर एक यात्री के साथ निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि कुछ जालसाजों ने यात्री को लालच दिया कि अगर वह 100 रुपये निवेश करेगा तो उसे 200 रुपये वापस मिलेंगे। इस झांसे में आकर पीड़ित व्यक्ति ने करीब 50,000 रुपये दे दिए, लेकिन बाद में ठग मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस तरह के गिरोह सक्रिय होने से यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए बस सेवा का बड़ा विस्तार किया गया है। सरकारी योजना के तहत अब लगभग 3,500 से अधिक गांवों को शहर से बस सेवा के जरिए जोड़ा जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहर तक आसान आवागमन उपलब्ध कराना है। परिवहन विभाग का कहना है कि नई बस सेवाओं से गांवों और शहरों के बीच संपर्क पहले से कहीं बेहतर हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ जालसाज सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से पेपर लीक कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे मांग रहे थे। मामले की जांच करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स ने राजस्थान के सवाई माधोपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर उसे असली बताकर उम्मीदवारों से मोटी रकम वसूलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में अमेठी और हरदोई के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जबरन वसूली के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों पर लाभार्थियों से अनुचित तरीके से पैसे मांगने और दबाव बनाने के आरोप लगे थे। सरकार ने मामले की जांच के बाद इसे गंभीर मानते हुए सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का फैसला लिया। प्रदेश सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन खबरों को एक व्यवस्थित न्यूज बुलेटिन या वीडियो स्क्रिप्ट के प्रारूप में सेट कर दूं?